गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मैं सोचती हूँ कि अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। जल्दी से आ जाएंगे। राहुल, पूजा बिश्नोई, पुष्पांजलि, अभय, अनूप, मिशा, जिया, उसके बाद में सैनिक, बलवंत, हरिओम, नितिन, अरुण, विकास, उसके बाद ये क्या है, सुब्रता, करण, कुणाल, सचिन, सैद आलम, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आपको पता है कि आज हमें पहले पढ़ना है लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो लोकायुक्त, लोकपाल मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी। लोकायुक्त बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कि आपका केंद्र में लोकपाल होता है, वैसे ही प्यारे बच्चों आपका राज्यों में लोकायुक्त नामक कार्यालय की स्थापना की जाती है। तो ये आपको मैंने बताया था। अब देखो, मैंने आपको कई चीजें बता दी हैं। आज मैं आपको लोकपाल एवं लोकायुक्त पढ़ाने के बाद पहले कैग पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा प्रश्न यही आया है कि आखिर कैग क्या होता है। कैग के बाद फिर जो आज का टॉपिक स्थानीय सरकारें, जिसमें मैं आपको पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुझे आज क्या पढ़ाना है? आज सबसे पहले मुझे पढ़ाना है लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त। लोकपाल आप कल पढ़ चुके हैं। तो लोकपाल केंद्र में होता है। लोकायुक्त कार्यालय कहां पर होता है? लोकायुक्त ऑफिस प्यारे बच्चों कहां पर होता है? आप कहेंगे राज्य में। जिस तरीके से सेंटर में लोकपाल होता है, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त। लोकायुक्त कार्यालय कहां पर होता है? तो आप कहेंगे कि मैम ये होता है राज्य में। अब आपको मैंने कल बताया था कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है दोनों का। इसमें भी प्यारे बच्चों एक अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक चेयरमैन इस ऑफिस के अंदर होते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, इसमें 8 अन्य सदस्य होते हैं। 8 अन्य सदस्य यानी 8 अदर मेंबर्स होते हैं। 8 अदर मेंबर्स। क्लियर है? कहां पर होते हैं? तो लोकायुक्त कार्यालय में होते हैं। ठीक है मैडम, राजनीति की क्लास में राज्य विधानमंडल की पीडीएफ को गलत अपलोड कर दिया गया, उसकी जगह संसदीय समिति है। प्यारे बच्चे, संसदीय समिति के जस्ट नीचे ही राज्य विधानमंडल है। उस पीडीएफ को पूरा देखना रमेश कुमार जी। ठीक है, एक बार आप उसे पूरा चेक करना, क्रॉस चेक करना। ठीक है। नहीं सचिन जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और पढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल फिट हूं। आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब केवल और केवल आप मेरी बातों को सुनेंगे। थोड़ी देर कमेंट को छोड़कर आपको मेरी बात सुननी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 8 सदस्य होते हैं। फिर मैंने कल बताया था कि भाई ये जो आपके चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य हैं, इनके लिए एक चयन समिति बनती है। इनके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनती है कि कौन कौन आपका यहां पर होगा। सेलेक्ट कमेटी बनती है, ये मैंने आपको बताया था। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? रुचि पांडे, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या हो गया? चलिए ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ बेटा, आप जो ये पॉलिटी है, ये आप आरपीएफ के लिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिएगा जरा इधर प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से और गौर से देखना। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो लिखना सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में, 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र में की गई थी। तो सबसे पहले इसकी स्थापना करने वाला राज्य था महाराष्ट्र।
यानी इसके कानून बनने से पहले ही महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहां पर एक लोकायुक्त कार्यालय बना दिया था। इसके सेंटर में एग्जीक्यूट होने से पहले ही इस स्टेट ने अपने यहां पर करप्शन को खत्म करने के लिए आपके लोकायुक्त ऑफिसेस को ओपन किया था, लोकायुक्त कार्यालय स्थापित कर दिए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये जो चयन समिति होती है, सेलेक्ट कमेटी, इसमें कौन कौन होता है? तो मैम वहां पर पीएम थे यानी कि प्रधानमंत्री, तो यहां पर आ जाएंगे मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। दूसरा, वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, यहां पे विधानसभा अध्यक्ष। यहां कौन हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। वहां पर आपके थे प्यारे बच्चों लोकसभा में विपक्ष का नेता, यहां विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, opposition party in legislative assembly, in legislative assembly। सीएम यहां लिखिएगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? और कौन हो सकता है इस कमेटी में? और देखिएगा, चौथा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और एक व्यक्ति और होते हैं, इधर लिख देती हूं प्यारे बच्चों 5th नंबर पे, राज्यपाल द्वारा नामित, राज्यपाल द्वारा नामित विशेष व्यक्ति, स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन nominated by the president, nominated by the president। क्लियर है? तो ये आपके बहुत बढ़िया, पूजा ने आगे ही बोला है, पॉलिटी कब खत्म होगा? प्रयास है कि कल तक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में भी चीजें आनी चाहिए। तो ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब कल मैं आपको प्यारे बच्चों बता चुकी हूं। फिर बात आती है कि इस चयन समिति के बाद अगला क्वेश्चन है, इनका कार्यकाल कितना होगा? मैम इनका टेन्योर कितना होगा? फिर अगर इन्हें त्यागपत्र देना है, अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे? रेजिग्नेशन। और अगर मैम इन्हें यहां पर शपथ दिलानी है यानी कि ओथ दिलानी है, तो इनकी भी ओथ प्यारे बच्चे 2 प्रकार की होगी। प्रकार मतलब 2 टाइप्स या 2 वेज, यहां पे आप लिख सकते हो। तो यहां पे किस किस की? एक तो पद की होगी यानी कि पोस्ट की, और एक प्यारे बच्चों गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी की। यानी कि जो पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स लेते हैं वही सेम शपथ ये भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। तो कुछ चीजें क्या करनी होंगी? कुछ चीजें प्यारे बच्चे यहां पर इनको छुपानी होंगी, सीक्रेट रखनी होंगी। तो पहले का आंसर क्या होगा? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को, यानी कि गवर्नर को। और अगर मैं, सॉरी यहां पे आयु ठीक करना, इसको 65 करना, आई एम सॉरी 65। और अगर हम शपथ की बात करते हैं तो शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। टेक द ओथ फ्रंट ऑफ गवर्नर, टेक द ओथ फ्रंट ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे लोकपाल होते हैं वैसे ही लोकायुक्त होते हैं। लेकिन कल इस क्लास से एक बच्चे ने ये बोला कि मैम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो अगेन मेरी बात को सुनेगा। प्यारे बच्चे, अगर मैं किसी को, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ये ए जो है ये लोकायुक्त हैं और प्यारे बच्चों इनकी एज है 62 जब इन्हें लोकायुक्त बनाया गया है। बी जो है ये आपके लोकायुक्त कार्यालय में सदस्य हैं, लोकायुक्त कार्यालय के सदस्य। बेटा सभी फोकस्ड हो जाएंगे एकदम, के सदस्य हैं, मेंबर हैं। अब जब इन्हें सदस्य बनाया गया तो इनकी एज कितनी है? आप कहोगे कि इनकी एज है मैम 58। इनकी एज कितनी है? 58 है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि यहां पर, नहीं बेटा यहां पे अन्य की 62 नहीं होगी, सबकी एक ही रहती है आदेश कुमार जी, चेयरमैन की भी। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, ठीक है, तो चेयरमैन के साथ साथ अन्य सदस्यों की भी, यहां अलग अलग नहीं है, यहां सबकी एक ही एज है और एक ही साल है, 5 साल है और 65 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि ए कब रिटायर होंगे? जल्दी से बताइए। लकी कुमारी जी उसे करेक्शन कराऊंगी कल मैं, लकी कुमारी कल उसे करेक्शन करवाऊंगी मैं, बताइए। ठीक है लकी, मैं उसे कल करेक्शन करवाऊंगी, वो गलती से हो गया है। बताइए बताइए बेटा, किस एज में आपके लोकायुक्त, किस बेस पर, ए किस बेस पर रिटायर होगा? एज के बेस पर या फिर ईयर्स के बेस पर? मैंने क्या लिखा है कि जो भी पहले हो, मतलब अगर एज पहले कंप्लीट होगी तो एज के बेस पर। तो यहां पे मैम अगर हम एज देखेंगे, अगर हम एज देखेंगे तो इनकी 3 साल बाद ही पूरी हो रही है। और अगर हमने यहाँ पे ईयर्स देखा तो मैम ये कितने साल के हो जाएंगे? 67। लेकिन मैक्सिमम एज कितनी है? 65। मैक्सिमम एज कितनी है? 65 है। तो मैम ये ईयर्स के बेस पर रिटायर होंगे। ये किस बेस पर? ईयर्स के बेस पर। ईयर्स देखेंगे यहां, वर्ष देखेंगे यहां। और इनमें क्या देखेंगे? इसमें क्या देखेंगे? बताइए बी में क्या देखेंगे? बी में क्या देखेंगे बताइए जल्दी से। बी में क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? बी में बताइए जरा, बताइए बी में क्या देखेंगे? बी में एज देखेंगे या साल? बहुत बढ़िया कि मैम यहां पे तो हमें ईयर्स देखना होगा, यहां पे हमें वर्ष देखने होंगे, सॉरी यहां पे हमें, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे हमें एज देखनी होगी क्योंकि एज कब हो रही है? 65 की 3 साल बाद। तो यहां हमें 3 साल देखना होगा क्योंकि 3 साल बाद ही इनकी एज कितनी हो रही है? 65। और यहां पे क्या देखेंगे? यहां पे मैम हम देखेंगे ईयर्स, यहां पे मैम हम देखेंगे वर्ष,
क्यों देखेंगे वर्ष? क्योंकि अगर हम एज देखेंगे तो मैम ये 7 साल बाद 65 साल के होंगे। बी का क्या देखेंगे? ईयर्स देखेंगे, और ए का क्या देखेंगे? एज। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, क्या ये बात आपको समझ आई? एक बार मुझे रिस्पांस चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में अभी भी ये बात नहीं आई है तो प्लीज, हाँ, लोकपाल में 5 साल और 70 साल है, और लोकायुक्त में जो कार्यकाल है वो 5 साल और 65 वर्ष की आयु है। बी के लिए वर्ष देखेंगे, और ए के लिए हम क्या देखेंगे? एज देखेंगे, क्योंकि 3 साल बाद ही वो 65 का हो रहा है। 65 के बाद कोई भी लोकायुक्त या सदस्य नहीं बन सकता, वो मैक्सिमम एज है। सबको समझ आया है? अगर कोई भी एक भी बच्चा है क्लास के अंदर तो वो अपना रिस्पॉन्स देगा कि मैम समझ में नहीं आया है। लोकपाल की आयु 40 बताई है। कब बताई है मैंने लोकपाल की 40? मैंने तो 70 बताई है। आपने कहा 40 पढ़ ली बेटा? मुझे तो नहीं पता आपने कहां पे पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने तो 70 बताई है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त होते हैं। कार्य आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार को मिटाना। काजल कह रही है मैम नहीं आई। बेटा बहुत सिंपल सी बात है काजल। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी की मैक्सिमम एज जो है वो 65 है, मतलब वो 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर रह सकता है। अब वो बना ही तब है लोकायुक्त जब वो आपका 62 साल का है। तो 5 वर्ष वेट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 वर्ष अगर वेट किया तो वो 67 का हो जाएगा। यहां पे आप शायद एक चीज पे गौर नहीं कर रहे कि जो भी पहले हो, अगर एज पहले होगी तो एज के बेस पर रिटायर, और अगर यहां पे ईयर्स पहले होंगे तो ईयर्स के बेस पर रिटायर। आपको मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या ट्रिक लगानी है? अरे भाई मैं एक बात कह रही हूं कि अगर आपको लोकायुक्त का मेंबर बनना है या लोकायुक्त बनना है तो मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम समझते हो ना कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम एज मैंने कितनी लिखवाई है? 65। अब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने ए बताया, ए नाम का व्यक्ति लोकायुक्त बनाया गया, लेकिन ये कितने साल का है? 62 साल का। प्यारे बच्चों 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? मैम 67 हो जाएगा। 5 साल अगर हम इसे ईयर्स के बेस पर रिटायर करते हैं तो मैम ये 67 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या लिखा है? मैक्सिमम एज कितनी है? 65 है। तो ये तो वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ये तो उल्लंघन हो रहा है ना, क्योंकि बोल रहा है या तो 65 वर्ष या 5 वर्ष। जो पहले होगा तो पहले मैम ये 65 साल का हो जा रहा है, यानी कि +3 कर रहे हैं तो ये 65 का हो रहा है। तो हम यहां एज देखेंगे, क्योंकि 65 के बाद ये काम नहीं कर सकता। ये सीधी सी बात है। और अगर कोई व्यक्ति 55 साल का है वो बन रहा है यहां पर, तो फिर उसके हिसाब से हम वो ईयर्स देखेंगे, क्योंकि वो अगर 65 की बात करेंगे 10 साल बाद 65 का होगा। लेकिन क्या लिखा है? 5 वर्ष लिमिट है। मिनिमम एज नहीं होती बंटी कुमार जी, इनकी मैक्सिमम एज होती है। अब समझ में आया? अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम के ऊपर नहीं जा सकते, 5 साल से ज्यादा नहीं और 65 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं। जो पहले होगा बंदे को बोल दिया जाएगा कि भाई अब आप रिटायर हो चुके हो। दोनों में जो पहले होगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे आ जाइए बेटा। मिनिमम एज नहीं होती इनकी, मैक्सिमम होती है। जैसे पीएम सीएम इनकी मिनिमम होती है, उनकी मैक्सिमम नहीं होती। आ गया सब लोगों को? बहुत सारे बच्चों ने लिखा था अभी नहीं, अब आ गया। यदि कोई 65 में बनेगा तो 65 में ही रिटायर होगा। जैसे ही वो आपका 66 में, पहली बात तो बनाएंगे ही नहीं क्योंकि 65 मैक्सिमम है। ठीक है, आगे देखिए। अब प्यारे बच्चों आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये नया टॉपिक है। ये क्या होता है?
ठीक है, जो लिखना है उस पर स्टार बनाती हूं मैं। आपके पास पीडीएफ पहुंचती है, फिर भी आपको बेटा आपने पता है क्या ठान रखा है कि बस परेशान करना है टीचर को। कुछ बच्चों का यही मोटिव होता है, उनका मोटिव अपने में कमी ढूंढना नहीं है, उनका मोटिव है टीचर में कमी ढूंढना। और जिस दिन आप ये उद्देश्य बना लेते हो, उसके अलावा आपको टीचर में कमी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सब हमारा दिमाग है। अगर मैं रात को ये सोचकर सोऊंगी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं ऑटोमेटिकली जल्दी उठूंगी। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि नहीं सुबह थोड़ा लेट उठूंगी, तो आप लेट ही उठेंगे, भले ही आपका अलार्म बज जाए। ठीक है, तो ये आपकी जो सोच है ये सब निर्धारित करती है, ये ध्यान रखिएगा। टीचर अपनी तरफ से अगर वो नहीं समझा पा रहा तो वो किसी बच्चे को नहीं समझा पाएगा, किसी को नहीं समझा पाएगा। सारे बच्चे कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर आप ही के बैच के बच्चे अगर मैं 3-4 को छोड़ दूं, सबको समझ आता है। सबके कमेंट्स भी आप देखते होंगे अपने अलावा। तो टीचर में कमी ढूंढने से अच्छा है कि आप खुद की कमियां ढूंढें, उन्हें सुधारें, उन पर काम करें, वही सिलेक्शन दिलाएगा। आ जाइए आगे। अब बात करते हैं कैग, जो नया चैप्टर है। ठीक है, जो नया चैप्टर है इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपको यहां से लिखना है। एक मिनट, वो भी हट गया। चलो आ जाओ। कैग हाथ से ही लिखकर बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा। ठीक है अनामिका जी, बिल्कुल ठीक है, आगे से ऐसा ही करूंगी। आगे देखिए यहां पर ध्यान से। अगर मैं कैग की बात करती हूं तो कैग हमारा एक नया चैप्टर है। देखना जरा, आप हेडिंग देंगे कैग, इंग्लिश में लिखेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और प्यारे प्यारे बच्चों, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का एक कैग होता है। क्या होता है? एक कैग होता है। मतलब ये स्टेट और सेंटर का अलग अलग नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का भी लगा दो यहां। अब भारत का मतलब क्या है कि सेंटर का भी और स्टेट का भी एक ही कैग होता है। ये अलग अलग नहीं होता कि सेंटर का अलग है और स्टेट का अलग है, ऐसा नहीं होता है। ये प्यारे बच्चे आपका एकमात्र भारत का कैग होता है। यहां स्टार लगा रही हूं क्योंकि इसको लिखना है। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर। अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चों तो कैग कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, किस भाग में है, तो आप कहेंगे 5। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग है। इसके बारे में डिफाइन किया गया है, ये आपको बताया गया है कि कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 148 से 151 तक है। अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, तब तक इसका काम क्या होता है बेटा? पेशेंस, बी पेशेंस। रुक जाओ, थम जाओ, पिक्चर अभी बाकी है, एंड नहीं हुआ है। ठीक है, एंड थोड़ी हो गया है, क्लास एंड हो गया और मैम ने बताया नहीं क्या क्या करता है। थोड़ा पेशेंस लेकर आओ, अंदर आ जाइए इधर। अब ये देखिए यहां पीडीएफ में क्या लिखा है, सेम लिखा है।
संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। तो आप कहेंगे कि यही चीज आपने भी लिखवाई है, ये देखिएगा यहां पे, यही चीज मैंने भी आपको लिखवाई है। और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं, स्टार को मैं फिर से बना दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है, इधर बना देती हूं मैं। अब देखो, अगर मैं आर्टिकल 148 की बात करती हूं, तो आर्टिकल 148 क्या कहता है कि भारत का एक कैग होगा। अभी आप देखना, ऐसे भी महान बच्चे होंगे जिसमें कैग की फुल फॉर्म ऊपर लिखी है, फिर भी बोलेंगे कैग क्या होता है, ऐसे भी आएंगे, आप देखते रहिएगा। अभी आप अगर कमेंट्स देख रहे हैं तो, भारत का एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति, कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या होगा कि मैम एक कैग होगा, भारत का एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करेगा मैम? यहां पे करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। अब बात आती है कि आखिर ये जो कैग है, अगर हमसे पूछें कि भारत का प्रथम कैग कौन था, प्रथम कैग, तो प्यारे बच्चे वो थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव आपके भारत के पहले कैग थे। तो कैग एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत के लिए काम करता है। और आपके पहले कैग कौन बनाए गए थे? ठीक है, तो वो बनाए गए हैं प्यारे बच्चों आपके, सॉरी, वो बनाए गए हैं प्यारे बच्चों आपके जो हैं वी नरहरि राव। अब आप मेरी बात को फिर से सुनेंगे, यहां पे देखेंगे। अगर मैं आपसे बात करती हूं, जो आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैग का कार्य बताओ मैम, सबसे पहले यही क्वेश्चन है, क्या कार्यकाल है क्या नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं, ये नहीं बताया आपने। तो कैग का जो कार्य है, जरा ध्यान से देखेंगे, कैग का कार्य क्या होता है। देखो 1976 से पहले ध्यान से सुनना, कैग क्या क्या करता था? कैग के कार्य, तो देखिएगा, पहला एक कार्य ये करता था लेखांकन। अभी मैं समझाऊंगी, पहले लिखने दीजिएगा मुझे, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। और एक काम ये करता था प्यारे बच्चों, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग। ये दो काम किसके हुआ करते थे? तो आप कहेंगे कैग के। ये दो काम किसके थे? कैग के। तो आपको ध्यान रखना है कि अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या होती है और ऑडिटिंग क्या होता है। बेटा आपके अकाउंट, आप बैंक में गए होंगे, ज्यादातर लोग बैंक जाते हैं, क्यों जाते हैं? या तो पैसा निकालने जाते हैं या पैसा जमा करने जाते हैं। तो आपको एक पासबुक दी जाती है, उसमें एंट्री हो जाती है, आपने इतना पैसा निकाला, इतना जमा किया, कब निकाला, क्या किया। आप उसके अलावा आपका घर का भी अकाउंट होता है कि जैसे आपने कितना पैसा कहां पे खर्च किया। आपकी मम्मी को पूरा अकाउंट याद होता है, वो सब याद रखती है, क्योंकि हर महीने वही चीजें होनी है। अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते हैं तो वो भी याद होते हैं। और बहुत सारे लोग तो प्रॉपर लिखते हैं
कि इस महीने खर्च कितना हुआ। या फिर जब आपके घरों में शादी होती है तो उसका एक बजट, एक अकाउंटिंग की जाती है कि भाई इतना खर्चा होगा, यहाँ पे होगा, तो वो लिखा जाता है। जैसे कोई पूछने लगे शादी में ये सामान कितने का आया, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि शादी में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ऐसे ही सरकार है, वो भी खर्चा करती है, तो उसके जो खर्चे होते हैं उसको कहां लिखना है, अकाउंट्स में लिखना है। तो उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कई बार आपके घर में ही होता होगा, खर्चा ज्यादा हो जाता होगा लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि भाई खर्चा हो कहां गया, कहां पे खर्चा हो गया। नेहा कह रही है मैम कुछ लोग बैंक लूटने भी जाते हैं। जी नेहा, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर, अब क्या होता है कि जब आपके यहाँ शादी हो जाती है, जैसे खर्चा हो गया, तो कुछ लोग उसको चेक करने बैठते हैं। अब पता चलता है खर्चा तो ज्यादा हुआ है लेकिन लिस्ट में कम चीजें हो रही हैं। तो कैसे पता चलता है, जब आपने लिखी हुई चीजों को चेक किया कि शादी में खर्चा तो 20 लाख का हो गया लेकिन एक हिसाब तो केवल 18 लाख का बैठ रहा है। ऐसा कैसे, कैसे पता चल रहा है, जब उसको और जो अकाउंट किया गया था, जो लिखा गया था, उसे चेक किया गया। तो लेखा परीक्षा क्या होता है, ऑडिटिंग करना, यानी जो अकाउंटिंग की गई है उस अकाउंटिंग को चेक करने को ही क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। समझ आई बच्चों बात, आपके घर से शुरुआत की है। जैसे आपके घर में किसी महीने खर्चा ज्यादा हो जाए तो कहां हो गया, कैसे हो गया, उसकी ऑडिटिंग की जाती है। तो ऐसे ही सरकार जो खर्चे करती है उन्हें लिखा जाता है और फिर जो अकाउंटिंग की गई है उसे चेक भी किया जाता है कि सरकार ने अगर 1,000 करोड़ रुपए लिए थे तो वो 1,000 करोड़ जिस काम के लिए लिए थे, क्या वो सही जगह खर्च हुए या गलत जगह। कैसे पता चल सकता है, ऑडिटिंग के द्वारा। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्शन किया लोगों ने कि ये तो गलत है। एक व्यक्ति अकाउंट बना रहा है, ठीक है, अब वही व्यक्ति अकाउंट को चेक भी कर रहा है, ये गलत है। बेटा अभी बताना, अभी नेट ठीक हो, बताइए जल्दी से एक बार, अभी ठीक चलती है, अभी एक बार बताइए। जी जी जी, मैं ठीक करती हूँ बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बेटा एक बार बताइएगा अभी, बेटा एक बार बताइएगा प्लीज, अभी आवाज आ रही है, अभी बताइएगा एक बार अभी बताइए, अभी ओके है। रिपीट, एक्चुअली नेट चला गया था तो मैंने दूसरी वायरिंग लगाई है, ठीक है, दूसरे से कनेक्ट किया है। बताइए जल्दी से, अभी ठीक है सब कुछ, अभी आवाज आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ, बस इतना बताओ पहले। ठीक है, बताइए जल्दी से बेटा, अभी ओके है, ओके है, एवरीथिंग ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसके आगे मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, आगे चलते हैं। आपका भी चल रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है, आवाज आ रही है। चलो देखो, अगर मैं केक की आगे बात करती हूं तो अब आपको पता है कि काउंटिंग कौन करता है, आपको पता है कि ऑडिटिंग कौन करता है। साउंड नहीं आ रही है, साउंड यहां से तो क्लियर है। वॉइस खड़खड़ा, 1 मिनट रुक जाओ। अब बताइए, अब बताइए आवाज एक बार, अब बताइए, अभी बताइए आवाज, कोई नहीं, मैं खुद ही चेक करती हूँ एप्लीकेशन चलाकर। अभी बताइए, अभी सही है या नहीं। बेटा अभी बताओ, अभी मैंने ठीक किया है। 1 मिनट रुक जाइए,
वेट वेट, हेलो, ठीक है बेटा, अभी आवाज ओके है? बताइए जल्दी से एक बार, अभी आवाज ओके है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चेक किया है तो बताइए क्लियर है? अभी बताइए जल्दी से। कल कोई चक्कर नहीं है, क्लास होगी अभी, जिसको जाना है वो जा सकते हैं क्लास, लेकिन होगी। आवाज एकदम करेक्ट है, मैंने चेक करवा लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आवाज में। ठीक है, वॉइस एकदम ओके है, मैंने वहां से चेक करा लिया है, अब पढ़ लो, क्योंकि अब तुम्हें मौका मिल गया कि आवाज खराब हो गई, फटाफट मैम से क्लास बंद करवा लेते हैं। आ जाइए इधर। तो कैग की अगर हम बात करते हैं, कैग का मैंने काम आपको बताया, अब बात करते हैं कि कैग जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, ये सब तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैंने आपको कैग का काम बताया, कैग क्या क्या चीजें करता है ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कैग का कार्यकाल, ठीक है, टेन्योर, कार्यकाल यानी कि टेन्योर, तो ये होता है प्यारे बच्चों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, कैग का कार्य क्या होता है कि मैम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बेटा एक बार अब आप अपनी तरफ से क्लास को रीस्टार्ट करो, मेरी तरफ से नहीं, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से रिस्टार्ट करो। पीछे वाला बताओ केशव शर्मा जी, यहां तक मैंने आपको बता दिया है, और ये बफरिंग से पहले ही बता दिया था कि कैग का कार्य अब से केवल क्या होगा, ऑडिटिंग करना। ठीक है, केवल ऑडिटिंग करेगा ये, और अकाउंटिंग कौन करेगा, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करेगा। एक बार आप लोग अपनी क्लास को रिफ्रेश कर चलाएं। कैग का कार्य मंजेश कुमार जी, कैग का कार्य अब से क्या होगा, केवल लेखा परीक्षा, केवल ऑडिटिंग करना, यानी कि आपका जो सीजीए है, जो अकाउंटिंग करेगा, जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, वो अकाउंट्स ठीक हैं या नहीं, इसकी ऑडिटिंग करना, उसको कहते हैं लेखा परीक्षा करना।
ठीक है, आगे देखिएगा। तो वर्क क्या है? केबल ऑडिटिंग। 1976 में इसके कार्यों में परिवर्तन किया गया था। और आपके जो पहले इसके कार्य क्या हुआ करते थे? पहले दो काम, लेखांकन भी और लेखा परीक्षा भी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो जो कैग है, कैग के कार्यों में परिवर्तन कर दिया गया। और परिवर्तन करके क्या कहा गया कि आप अब केवल क्या करेंगे? ऑडिटिंग। कब से? 1976 से ऑडिटिंग करेंगे। और आपका अकाउंटिंग कौन करेगा? तो वो सीजीए करेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आगे आइए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन। तो जाहिर सी बात है कि ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। फिर बात आती है कि आखिर इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ यानी कि ओथ। और कहां पर है इनकी शपथ? तो शपथ प्यारे बच्चे इनकी भी है अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में यानी शेड्यूल 3 में शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज आती है और उसको आप कहते हैं कि शपथ हो गया, कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र। आगे देखिएगा, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। रिमूवेबल प्रोसेस। रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होती है बेटा? जरा गौर से सुनना। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। तो मैम सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो केवल आप इतना, गुलाब कुमार जी बस कीजिए, ये नॉनसेंस बात है आपकी और इस नॉनसेंस बात का मैं कोई आंसर नहीं कर सकती। और आप बहुत देर से यही कमेंट करे जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं टीचर में कमी है। टीचर में कमी नहीं है, आप में कमी है, क्योंकि आपको लगभग 1 घंटा हो गया और यही कमेंट करते हुए, और फिर टीचर आपको ब्लॉक कराता है तो आप फिर कहते हो कि उस टीचर ने ब्लॉक करा दिया, वो टीचर बहुत बेकार है। मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूं, एक क्लास चल रही है आपकी, उस पे फोकस नहीं है, उसे प्रूफ चाहिए बच्चे को कि मैम लाइव पढ़ा रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये क्या हरकतें हैं बच्चों? आपको लगता है सच में आप कैपेबल है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए? आपको लगता है आप सच में एफर्ट लगा रहे हैं? और 1 घंटा हो गया आपको कॉन्टिन्यू। कमाल करते हो बेटा, कैसे पढ़ोगे आप लोग?
हद कर देते हो भाई, इतना शक कि टीचर अच्छा नहीं है, टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, टीचर को ये नहीं आता है, टीचर को। तुम ये बताओ, तुम कितना एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी तरफ से? इतनी नॉनसेंस हरकतें। और फिर टीचर कुछ कह देता है तो आपको लगता है कि भाई टीचर जो है हमें डांट रहा है। जब से क्लास शुरू हुई है 1 घंटा होने वाला है, लेकिन वही कंटिन्यू चल रहा है आपका। कमाल है भाई बच्चों आपसे। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पे हटाने की जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ क्या है? वो प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होती है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो कैसे हटते हैं ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगी। क्लियर? आगे आइए, हटाने की प्रक्रिया। अब मैम हमें यह जानना है कि अब यहां पे आप हमें यह बताओ कि आखिर ये जो कैग हैं, सॉरी, आखिर ये जो कैग है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो कैग हैं, ठीक है, कैग की वेतन की बात बताओ मैम हमें। तो देखो, अगर मैं वेतन की बात करती हूं, अगर मैं इनकी सैलरी की बात करती हूं, तो प्यारे बच्चे पहला लिखना, संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी संसद निर्धारित करती है कि इनको कितनी सैलरी पे की जाएगी। तो संसद ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होते हैं, तो संसद ने इनकी सैलरी को निर्धारित किया। यहां पे लिखिएगा, इन्हें इन्हें उतना ही वेतन मिलता है, इन्हें उतना ही वेतन मिलता है जितना जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है, उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जजेस, न्यायाधीशों यानी जजेस, न्यायाधीशों को मिलता है। ठीक है, आगे आइए। फिर बात आती है वेतन कहां से दिया जाता है। वेतन भारत की संचित निधि से, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। सैलरी, सैलरी पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वेतन भारत की संचित निधि से प्यारे बच्चे इन्हें दिया जाता है। अब मैम वेतन कितना होता है आपने नहीं बताया, क्योंकि यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है जजेस के इक्वल। तो बेटा इन्हें जो वेतन मिलता है आपके जजेस को, वो मिलता है 2,50,000 यानी 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, यानी 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है। यही आपके जजेस की होती है और यही इनकी भी सैलरी होती है। क्लियर यहां तक? क्या आपको यह बात समझ में आई?
जी हाँ, बिल्कुल अमन कुमार बच्चा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला है कि मैम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में है। शाबाश बच्चे। सागर ने भी कमेंट किया है यही वाला, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पे कि ये आपके जजेस की तरह कौन कौन हट रहा है। आपका कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने बताया था, इसी तरीके से हटता है, और आज कैग बताया है, वो भी इसी तरीके से हटता है। नहीं राघव जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे कार्यकाल मैंने आपको बता दिया, कैसे हटाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, शपथ कौन दिलाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आखिर जो कैग है जब ये ऑडिटिंग करता है तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट भी तैयार करता होगा। आपने चीफ जस्टिस की, हाँ बेटा 2,80,000 है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि चीफ जस्टिस की जो सैलरी है वो कितनी है, तो आप कहोगे कि मैम वो है 2,80,000। अब एक आर्टिकल लिखना, आर्टिकल नंबर 151, इसमें लिखेंगे आप कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, इंग्लिश में रिपोर्ट ऑफ कैग, शुद्ध हिंदी में रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट, बेटा ये 2 जगह की रिपोर्ट तैयार करता है, अगर मैं आपको बता दूं तो कैग 2 जगह की रिपोर्ट बनाता है, और वो 2 जगह कौन कौन सी होती हैं। एक तो संघ सरकार की, यानी यूनियन गवर्नमेंट कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट कहें एक ही बात है, यूनियन गवर्नमेंट कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है। और एक रिपोर्ट मैम ये बनाता है राज्य सरकार की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 150, ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, देखती हूं कितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे होंगे वही आंसर दे पाएंगे। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, संघ सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, ये क्या करती है, देखिएगा जरा। संघ सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को यहां से भी ये हटाऊंगी, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखते हैं, सामने यानी कि फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट सामने रखवाते हैं। ठीक है, सामने रखवाते, एक मिनट, ठीक है, संसद के सामने रखवाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, फिर अगर हम बात करें, संसद इस रिपोर्ट को, संसद इस, ठीक है ठीक है ठीक है, बेटा आपको आवाज आ रही है, एक बार ही बताएंगे, आवाज आ रही है एक बार बताएंगे, मैं दिख रही हूं अच्छे से। थोड़ा ना टेक्निकल इशू हो गया था बेटा, इसलिए क्लास रुक गई है, टेक्निकल इशू हो रहा है थोड़ा सा, उसकी वजह से क्लास रुक गई है। अभी आप बताएंगे, मैं आपको दिख रही हूं अच्छे से, आपको आवाज आ रही है, एक बार बताइए जल्दी से।
दोबारा से आप बताएंगे कि क्लास आपको अच्छे से दिख रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूं? थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से आपकी क्लास बंद हो गई थी, ठीक है। इन्वर्टर के साथ आपकी क्लास चल रही थी, लाइट आई तो वो कनेक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, लाइट चली गई 2 मिनट के लिए, इसलिए क्लास रुक गई आपकी। लेकिन अभी ठीक चल रही है, अभी अभी ठीक चल रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं 5G लगवा लो। बेटा नेट की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नेट तो मेरे पास दो दो लगे हुए हैं, ठीक है, दो दो नेट लगे हुए हैं, दो दो कनेक्शंस हैं नेट के, कि एक जाए तो तुरंत दूसरा आ जाए। नेट की प्रॉब्लम नहीं थी, आ रही है। चलिए ध्यान से, मैं आपको बता रही थी कैग की रिपोर्ट, यहीं से शुरू करेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट अगर वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो प्यारे बच्चों वो जो रिपोर्ट है, मैं आपसे माफी चाहूंगी इस टेक्निकल इशू के लिए, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं आप सभी से कि आपको दिक्कत हुई है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है प्यारे बच्चों, ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके सामने लेकर गए हैं, संसद के सामने। और संसद क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा, संसद इस रिपोर्ट को, संसद इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो मैंने आपको पढ़ाई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, यही कमेटी कैग की, यही कमेटी क्या करती है, जब ये कमेटी को संसद कैग की रिपोर्ट देगी तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपकी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड और गाइड किसे कहा जाता है, फ्रेंड एंड गाइड किसे कहा जाता है, बताइए। बेटा मुझे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मेरी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझे माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। करण कुमार जी इधर से अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लास मैंने सामने चला रखी है, इसलिए आवाज भी ओके है और चल भी प्रॉपर रही है। तो बताइए, लोक लेखा समिति का फ्रेंड एंड गाइड, शाबाश राकेश कुमार कि मैम 22 सदस्य होते हैं, शाबाश केशव शर्मा, कैग को कहा जाता है। तो अब ये आपको बात समझ आई कि कैसे कनेक्ट होते हैं ये, क्योंकि ये आपके जो कैग हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद को देते हैं और संसद उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति को देती है। और ये लोक लेखा समिति क्या करती है प्यारे बच्चों, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी रिपोर्ट की, या पूरा लिख लो, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जांच करती है। बेटा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, मैंने आपको पॉलिटी के नोट्स बनवाए हैं, मैंने क्या बनवाए हैं, पॉलिटी के नोट्स बनवाए हैं। तो पॉलिटी के नोट्स जब आप पढ़ोगे, अगर उसमें कोई भी एरर होगा, कोई भी मतलब जैसे मान लो कोई फैक्ट मैंने अलग लिखवाया और किसी बुक में अलग लिखा हुआ है, तो आप किससे वेरीफाई करोगे, आप किससे वेरीफाई करोगे, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से। राज्य सरकार की भी बताती हूं, जी हाँ पेशेंस बच्चा, अभी केंद्र की तो खत्म होने दो। बेटा आप किससे पूछेंगे अगर आपके नोट्स में कोई एरर होगा, बताइए जल्दी से।
इस समिति को लोक लेखा समिति, इस समिति को, इस समिति का कैग को फ्रेंड यानी कि मित्र एंड गाइड यानी कि मार्गदर्शक कहा जाता है, कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। किससे करेंगे? आपसे। मैम आपसे करेंगे, है ना। और अगर मैं आप बहुत अच्छे से कि मैम हम आपसे करेंगे क्योंकि आपने बनाया हुआ है नोट्स, तो मैं कौन हो गई? आपकी एक तरीके से गाइड। मैं आपको गाइड करूंगी कि बेटा ये वाली चीज नहीं, ये वाली चीज ठीक है। आपसे टेलीग्राम ग्रुप में पूरा बताते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से जब कैग की रिपोर्ट को ये वेरीफाई करती है, कैग की रिपोर्ट को जांचती है, और अगर इसको कैग की रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो ये कैग से क्या करती है? उस बारे में पूछती है। तो कैग एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह इस कमेटी को हेल्प करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार की रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और प्यारे बच्चे किसको देंगे भाई? वहां राष्ट्रपति को, राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट, राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के सामने, विधानमंडल के सामने, फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। ये बात आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। खत्म। क्या मैम यहां भी लोक लेखा समिति होती है? जी नहीं, यहां लोक लेखा समिति नहीं होती। अब हमें क्या क्या लिखना है? कौन कौन सी स्लाइड्स रह गई हैं जिन पर स्टार नहीं है? एक तो ये वाली, यहां स्टार बनाएंगे, ये लिखना है आपको। आगे क्या लिखना है? ये भी लिखना है, यहां स्टार बनाएंगे। उसके बाद मैम बच्चा ये भी लिखना है, स्टार बनाएंगे। और आपका जो आज का टॉपिक लिखा हुआ है उसकी तरफ हम बात करना शुरू करेंगे, और वो है आपका प्यारे बच्चों आपकी पंचायत और नगर पालिकाएं। वो है आपकी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें। ठीक है। अब देखो यहां पे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आपको मैं यहां पे सबसे पहले बेसिक की चैप्टर का नाम क्या है? स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें। आपने दो तरह की सरकार पढ़ ली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब आपकी तीसरी सरकारें हैं, और वो क्या है? स्थानीय सरकारें, जिन्हें प्यारे बच्चों आप कहते हो लोकल गवर्नमेंट, जिन्हें आप कहते हो लोकल गवर्नमेंट, यानी जिन्हें आप कहते हो स्थानीय सरकारें। उनका नाम होता है प्यारे बच्चे, एक आपकी होती हैं पंचायत। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पंचायत। और प्यारे बच्चों दूसरा होता है नगर पालिका, जो आपकी होती हैं म्युनिसिपैलिटी, जिन्हें आप बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। और प्यारे प्यारे बच्चों पंचायत आपका, इनका गठन कहाँ होता है?
इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो पंचायत बनती है प्यारे बच्चे गांव में, विलेज में, विलेज के अंदर बनती हैं। और आपकी म्युनिसिपैलिटीज का जो गठन होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बेटा शहर में। ठीक है, शहर यानी कि सिटी में। आखिर मैम ये क्या करती हैं? ध्यान से, गांव में लाइट्स को देखना, गांव में स्कूल्स को देखना, गांव में आपके जो है वाटर सिस्टम यानी पानी की जो व्यवस्था है उसको देखना, गांव की सड़कों की व्यवस्था कराना, ठीक है, गांव के स्कूलों को रिनोवेट कराना। मतलब जितने भी गांव में डेवलपमेंट के काम है वो किसको करने चाहिए? पंचायत्स को। लेकिन पंचायत्स नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि प्रधान को अपनी ही जेब भरने से फुर्सत नहीं है। वो जितना खर्च करता है इलेक्शन में उससे ज्यादा उसको कमाना उसका उद्देश्य है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी, बेटा जो काम गांव में पंचायत करती हैं शहरों में म्युनिसिपैलिटीज करती हैं। शहरों में सड़कें, शहरों में बिजली, शहरों में पानी, शहरों में गंदगी वगैरह को साफ कराना, ये सब काम कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी। गांव में कौन करता है? पंचायत। अब यहां पे ये जो स्थानीय सरकारें हैं इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने पंचायत को अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है म्युनिसिपैलिटीज को भी अच्छे से समझ जाओगे। पहले पंचायत पढ़ाऊंगी फिर आपको नगर पालिका पढ़ाऊंगी। अब आप ध्यान से सुनेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो स्थानीय सरकारें हैं इन स्थानीय सरकार का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार का पिता, ये क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में आता है। और दूसरा इंग्लिश में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? दूसरा, स्थानीय सरकारों का उद्देश्य, स्थानीय सरकारों का उद्देश्य, मोटो ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मोटो ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। और प्यारे प्यारे से बच्चों तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहां तीसरा क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा जाएगा उद्देश्य के साथ? हां, पंचायतों का गठन करने का निर्देश ये आपको बताना है, का निर्देश सरकार को किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आपको बताना है किस आर्टिकल में दिया गया है। क्योंकि प्यारे बच्चों इसका आंसर आपकी कॉपी में मौजूद है कि पंचायतों का गठन करना है, ये डायरेक्शंस, ये निर्देश कहां दिया गया है? रिपन को कहा जाता है मैम, बिल्कुल। किसे कहा जाता है? रिपन को। नेक्स्ट, उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इनका उद्देश्य है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको बताना है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। आर्टिकल 40 में मैम आपने बताया था कि डीपीएसपी डायरेक्शंस हैं। डीपीएसपी मैम हमारे संविधान में
सरकारों के लिए निर्देश हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात आती है कि आपकी जो पंचायत और नगर पालिका है, बताना जरा किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, ये और बता दो बेटा, किस सूची का विषय है। यानी इनके लिए कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार, राज्य सरकार, या फिर प्यारे प्यारे से बच्चों आपका जो है दोनों सरकार। रिपन क्या है, रिपन एक व्यक्ति है, एक अंग्रेज है, विकास कुमार एक अंग्रेज था, ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल अंग्रेज था, और ये कौन था, गवर्नर जनरल। जी जी का मतलब है गवर्नर जनरल, मैं पूरा ही लिख देती हूं, गवर्नर जनरल। यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अजीत सर ने आपको पढ़ाया होगा, फिर भी पूछ रहे हैं रिपन कौन है। बच्चे कह रहे हैं 11वीं और 12वीं, बेटा वो अनुसूची है, मैंने सूची पूछी है, आप अनुसूची बता रहे हैं, तो आप कहेंगे राज्य सूची, आप कहेंगे मैम स्टेट लिस्ट। बेटा तुम्हें सूची और अनुसूची में ही अंतर पता नहीं चल रहा, इसका मतलब रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, नोट्स को उठाकर भी नहीं देखा मैम हमने। अब यहां पे क्या है, पंचायतें आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड करनी थी, सरकार के लिए डायरेक्शंस थे, निर्देश थे, तो सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है बेटा, इसका मतलब है कि जो आपकी सरकार है उसमें निचले, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को शामिल करना, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का तंत्र, तो लोगों का तंत्र केवल सेंटर और स्टेट तक नहीं, गांव तक भी बनना चाहिए। और सबसे नीचे, सबसे निचली इकाई क्या होती है, गांव की सरकारें, तो गांव में भी सरकार बनाओ, गांव के जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उसकी भी भागीदारी लोकतंत्र में होनी चाहिए, उसकी भी भागीदारी प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, चीजों को फैलाना। जैसे एक वर्ड होता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, चीजों को फैलाना। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को फैलाया गया कहां तक, गांव के स्तर तक, ताकि शक्तियां, जो पावर्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या यहां तक की बात समझ में आई? जैसे आपकी स्टेट की पावर्स है, सेंटर की पावर्स है, ऐसे ही गांव की भी पावर्स है, गांव में भी कुछ काम होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब चीजों को फैलाना, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतंत्र को फैलाना कहां तक, गांव के स्तर तक। बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो ध्यान से सुनना। जब आर्टिकल 40 में सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि आपको पंचायत बनानी है, तो सरकार ने क्या किया, डीपीएसपी पे काम करना शुरू किया। और जब उसने डीपीएसपी पे काम करना शुरू किया तो उसने एक कमेटी बनाई, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई और उससे कहा कि सुनिए बलवंत साहब, आपको यह बताना है कि पंचायत कैसे बनाए। अभी जो मैं बात कर रही हूं ध्यान से सुनना, पंचायत अभी संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक बनेंगी जब संशोधन होगा। तो आप क्या कहेंगे कि एक समिति बनी मैम जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति।
ठीक है, मैं अभी इसकी बात करती हूं, आगे आ जाइए, यहां लिखिएगा बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई है? क्योंकि सरकार ने पंचायतों के गठन के लिए, पंचायतों के फॉर्मेशन के लिए, यहां पे काम शुरू करने के लिए इनसे कहा। पहले तो हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। समिति, इसका गठन यानी कि ये फॉर्म्ड कब की गई थी? तो ये फॉर्म्ड हुई थी प्यारे बच्चों 1956 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी 1957 में। ठीक है, अब बात आती है कि रिपोर्ट में इसने क्या कहा। तो प्यारे बच्चों, इसने अपनी रिपोर्ट में 3 स्तरीय यानी कि थ्री टायर पंचायतों के गठन की सिफारिश की। सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, सिफारिश की। ठीक है प्यारे बच्चों, कि 3 टायर, इसने कहा कि 3 स्तर, इसने कहा कि एक होना चाहिए ग्राम स्तर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विलेज लेवल, जो सबसे नीचे होगा। फिर इसने कहा दूसरा मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर, मध्यवर्ती या प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल। और प्यारे प्यारे से बच्चों, इसने तीसरी बात कही कि लास्ट होना चाहिए जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि आपको त्रिस्तरीय पंचायत बनानी चाहिए, 3 स्तर पर पंचायतों का गठन करना चाहिए। किसने कहा? बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि 3 स्तर पर होना चाहिए गठन, और 3 स्तर इसने बताए। क्या मैम सरकार ने, ये जो बलवंत राय साहब हैं, यही इसके अध्यक्ष भी है, बलवंत राय मेहता प्यारे बच्चों यही इस समिति के अध्यक्ष भी थे, यही इस समिति में चेयरमैन भी हैं। और इन्होंने कहा कि आपको 3 स्तरों पर पंचायत बनानी चाहिए, जिसमें सबसे नीचे गांव, उसके ऊपर मध्यवर्ती और उसके ऊपर जिला स्तर। अब सरकार ने, अभी ये संविधान संशोधन नहीं हुआ राघव, सुन लीजिए मेरी बात, अभी ये संवैधानिक नहीं है। अभी संवैधानिक होने के लिए रिकमेंडेशंस होंगी और समितियां बनेंगी, वो कहेंगी संवैधानिक बनाओ, तब ये संवैधानिक बनेंगी, फिर आर्टिकल बनेंगे और फिर इसका पार्ट बनेगा। अभी मैंने कहां लिखवाया है कि पंचायत अभी संवैधानिक हो चुकी है? अभी तो केवल एक समिति बनी है जो ये बता रही है कि पंचायत ऐसे बननी चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब जब इसने रिपोर्ट दी तो ध्यान से सुनना, सरकार ने इसकी रिपोर्ट स्वीकार की, स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया मैम? आगे देखिएगा। रिपोर्ट स्वीकार की, इसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों का गठन सर्वप्रथम राजस्थान
राज्य के नागौर जिले में वगदरी गांव से इसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों गठन सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बगदरी गांव से 2 अक्टूबर, किसका बर्थडे आता है इस दिन बताओ? 2 अक्टूबर 1959 को यहां गठन की जगह लिख रहा पंचायतों की शुरुआत। सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री यानी कि पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। तो कब हुई शुरुआत? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का बर्थडे। और गांधी जी का ही बर्थडे का दिन क्यों? क्योंकि उन्हीं का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम विकास को विकास नहीं कह सकते। तब तक हम विकास को विकास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपका सबसे निचले स्तर के व्यक्ति का ही विकास नहीं है। और अगर आपको गांव का विकास करना है तो पंचायतों का गठन कीजिए। और सरकार ने इसीलिए यहां पर बलवंत राय मेहता समिति को बनाया, समिति से रिपोर्ट ली, स्वीकार की और इसकी शुरुआत की राजस्थान से। लेकिन जब राजस्थान से प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं बनी, अभी केवल शुरुआत हो गई। कोई एक्ट नहीं बना है, अभी अधिनियम नहीं बना है, क्योंकि एक्ट बनने के बाद जहां सबसे पहले लागू होंगी वो होगा मध्य प्रदेश। जी हां विकास जी, आप बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, अब यहां पे ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक कमेटी बनी प्यारे बच्चों, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति मैं लिखकर ही आपको सब बताऊंगी। आपकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी। क्लियर है? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी। अब ये जो आपकी समिति है, इसका गठन और इसकी रिपोर्ट, और रिपोर्ट में इसने क्या सिफारिश की थी? सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, कि अशोक मेहता समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी। मैम यहां पे गठन 1977, रिपोर्ट 1978 और प्यारे प्यारे बच्चों सिफारिश यहां से लिखेंगे द्विस्तरीय पंचायतों का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ 2 टायर पंचायत्स। अब यहां पे क्या हुआ लिखिएगा, इसकी रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट।
क्यों किया रिजेक्ट? क्योंकि ऑलरेडी सरकार को बलवंत राय मेहता जी का 3 टायर मॉडल अच्छा लगा था, तो इसने कहा कि नहीं, 2 स्तर नहीं 3 स्तर पर ही हम मानेंगे। सरकार ने कहा 2 स्तर नहीं। फिर यहां बात खत्म नहीं हुई, फिर आपकी आगे एक और समिति बनी जिसका नाम है डॉक्टर जीवी के राव समिति। डॉक्टर जी वी के राव समिति। और ये आपकी यहां पर भी सेम बात, केवल इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं। गठन, फॉर्मेशन, रिपोर्ट और प्यारे बच्चे रिपोर्ट में सिफारिश, रिकमेंडेशन। 1985 1986 रिकमेंडेशन थी पंचायतों में एससी एसटी और महिलाओं यानी कि फीमेल्स को आरक्षण। और प्यारे बच्चे, इस समिति की बात को माना गया। कब? जब ये संवैधानिक बनी। ठीक है, जब ये संवैधानिक बनी। तो ये जो समितियां बन रही हैं, ये अलग अलग समय पर बन रही हैं और ये अलग अलग बात कह रही हैं कि एक ने कहा कि भाई आपको 3 स्तर पर, एक ने कहा 2 स्तर पर। अब तीसरी बनी, इसने एकदम अलग बात कही कि आपकी जो पंचायत है उसमें आप महिलाओं को क्या दें? रिजर्वेशन दें। आरक्षण को इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं रिजर्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? रिजर्वेशन। कि आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। अब 2 समिति जो आपकी बनेंगी वो क्या बनेंगी? वो आपकी 2 समितियां बिल्कुल अलग बात करेंगी, जिसमें एक है डॉक्टर LM सिंघवी समिति, लिखिएगा। एक लिखिएगा डॉक्टर LM सिंघवी समिति। ये सारी पंचायतों के लिए रिकमेंडेशंस दे रही हैं। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, प्यारे बच्चे इसका गठन और रिपोर्ट एक ही दिन है। गठन सेम 1986 और रिपोर्ट भी इसने दी 1986। और इसने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? इसने कहा कि संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। आपको पंचायतों को संविधान में जगह देनी चाहिए। संविधान में जगह दो पंचायत को। यानी राजस्थान में जब पंचायत बनी है, जब उसका लागू हुई है, शुरुआत हुई है, उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाओ, संविधान में जगह दो, संविधान में आर्टिकल्स लेकर आओ इसके लिए। फिर इस समिति ने कहा, और प्यारे प्यारे बच्चों एक लास्ट समिति फिर बनी और उसने भी सेम रिकमेंडेशन दी है, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, इसका आपका गठन 1988, रिपोर्ट सेम 1988। और इसने भी क्या कहा? इसने भी कहा संवैधानिक दर्जा, इसने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस।
और जब लगातार 2 समितियों ने ये कहा कि पंचायत संवैधानिक होनी चाहिए तभी इनका जो काम है ये अच्छे से कर पाएंगी, तो फिर यहां सरकार सोचने पर मजबूर हुई। हाँ पूजा जी, ये वही लक्ष्मीमल सिंह भी हैं जिनके बारे में मैंने कल लोकपाल में बात की थी 1963 में। और जब ये बार बार सिफारिशें हो रही हैं, सिफारिश होता है, रिकमेंडेशन होता है अंशुमान कि ऐसा कहना कि आप ऐसा कर लो। जैसे मैं आपको कहती हूं बेटा आप पढ़ लो, आप कमेंट मत करो, तो ये क्या है, मेरी एक सिफारिश है आपसे। और समिति या आयोग केवल रिकमेंडेशंस देते हैं, केवल सिफारिशें करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चा कि ये कभी भी जरूरी नहीं कि सरकार इनकी रिपोर्ट को माने ही माने। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। नहीं, जीवी के राव समिति थी अनु कुमारी। अब जब बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात हो रही थी तो आपके देश में एक सरकार बनकर आई जिसमें आपके प्रधानमंत्री कौन थे, आपके एक पीएम बनकर आए प्यारे बच्चों, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव साहब आए और पीवी नरसिंह राव ने क्या किया, लिखना, इनके समय पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए, संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बनाने के लिए संविधान में ऐसे लिखो, संवैधानिक बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां संविधान संशोधन विधेयक इंग्लिश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया। अब बात आती है कि भाई लोकसभा में इसे ये कब लेकर आए, राज्यसभा में कब लेकर आए, तो आप कहेंगे 22 दिसंबर 1992 लोकसभा में पेश और यहां से इसी दिन ये पारित हुआ। फिर प्यारे बच्चों ये आपका गया राज्यसभा में और राज्यसभा में पेश हुआ ये आपका 23 दिसंबर 1992 और प्यारे बच्चों यहां से सेम डे पास हो गया। अब आप मुझे बताएंगे इसके बाद कहां जाएगा, अब आप मुझे बताएंगे इसके बाद ये बिल कहां जाएगा, आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए, आप मुझे बताएंगे कि इसके बाद ये बिल कहां जाएगा, जल्दी बताइए, इसके बाद ये बिल कहां जाएगा प्यारे बच्चे। गगन सिंह जी कोशिश यही है कि कल लास्ट क्लास हो, अगर नहीं हो पाई तो परसों लास्ट होगी, क्योंकि सिलेबस तो नहीं छोड़ सकते, सिलेबस तो कराना पड़ेगा। आप लोगों की कैपेसिटी 2 घंटे ही आप रो रो कर पढ़ते हो और अगर मैं सोचूं कि 3-4 घंटे लगाकर कंप्लीट तो वो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है। कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, लेकिन सिलेबस से मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, ना ही कंटेंट से, ठीक है। तो यहां पे किसके पास, शाबाश बच्चों, प्रेसिडेंट के पास, किसके पास गया, राष्ट्रपति के पास, यहां से राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा
और प्यारे प्यारे से बच्चों, जब ये प्रेसिडेंट के पास गया तो क्यों जाएगा? हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर के लिए, फॉर द सिग्नेचर या फॉर सिग्नेचर, फॉर द सिग्नेचर, या केवल लिखो फॉर सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए। तो मैम इन्होंने कब सिग्नेचर किया? प्यारे प्यारे बच्चों, इन्होंने सिग्नेचर किया 20 अप्रैल 1993 में, इन्होंने इस बिल को साइन किया। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया, यह लागू यानी कि इन्फोर्स्ड, लागू हो गया। तो जो बच्चे कहते हैं कि संशोधन 1993 में हुआ था, वो गलत कहते हैं। संशोधन 1992 में ही हुआ था, लेकिन ये लागू 1993 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 1993 में। और क्योंकि प्यारे बच्चों ये 1993 में लागू हुआ था, इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए इस दिन पंचायत दिवस मनाते हैं, इसीलिए इस दिन पंचायत दिवस मनाते हैं। अब मैम क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है, क्योंकि ये संवैधानिक बन गया है, तो आप मुझे ये बताइए मैम कि आखिर यहां पर किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में रखा गया इसको? तो देखो, अगर मैं पंचायत के संवैधानिक बनने की बात करती हूं तो पंचायत, इसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 यानी कि भाग 9 में। आर्टिकल ऐड होंगे कैपिटल लेटर्स में क्योंकि संशोधन के द्वारा। तो 243 से लेकर 243 का कैपिटल ओ, कैपिटल ओ होगा, ध्यान रखना, स्मॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट, मैम आपने 1992 की जगह कहां पर, अच्छा ये 3 बार 9 हो गया, सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। देखिए यहां 1992, ठीक है। आगे देखिए, देखो 243 का ओ। अब बात आती है कि ये आपका यहां पे है। अब बात आती है कि पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची, अनुसूची या शेड्यूल 11 को जोड़ा गया, ठीक है। शेड्यूल 11 को इसमें जोड़ा गया और लिखना आगे, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय, 29 विषय रखे गए। यानी कि 11th शेड्यूल में ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 29 विषय हैं जिन पर पंचायत काम करेंगी। बेटा 28 नहीं है सुखराज, 29 है। 29 विषय रखे गए कहां पर? 11th शेड्यूल में। और ये 11वीं अनुसूची भी कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब यहां जोड़ दिया गया, अब अगला प्रश्न ये है कि आपकी जो पंचायत है,
ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देती हूं क्वेश्चन फॉर्म में। पंचायतों को या पंचायतों के संवैधानिक बनने के पश्चात इन्हें सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राज्य कौन सा था? बेटा ध्यान से, मैंने लिखा है संवैधानिक बनने के पश्चात कौन सा था, मैंने ये लिखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई तो इन्हें लागू करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश, और कॉन्स्टिट्यूशनल बनने से पहले मैम राजस्थान। तो ये आपकी पंचायत संवैधानिक कब बनी, किस संशोधन से बनी, ये सब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया। संवैधानिक प्रोविजन क्या था। अब यहां पे एक लास्ट चीज आज के लिए मैं पढ़ाऊंगी जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसे डिफाइन कैसे करते हैं आपको आज तक नहीं पता। आर्टिकल 243 का कैपिटल ए, इसमें क्या है? ग्राम सभा। इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम? ग्राम सभा। ग्राम सभा ही कहते हैं, ग्राम सभा। क्या होती है ग्राम सभा? राघव आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन किया जाना चाहिए, ये बात है, डायरेक्शन है। पंचायतों का गठन नहीं है आर्टिकल 40 में, गठन किया जाना चाहिए, ये है। ठीक से बेटा फोकस होकर चीजों को सुना करो, है ना। ऐसे नहीं कि आप जो एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो। तो ग्राम सभा किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली कहो इसे, या मैं सिंपल करती हूं, किसी ग्राम की मतदाता सूची में, यानी इसे क्या कहते हैं? इलेक्टोरल लिस्ट। मतदाता सूची, इलेक्टोरल लिस्ट या वोटर लिस्ट, ठीक है। किसी ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को, दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई? जी मैम नहीं आई। ग्राम सभा सुना तो है, आपने लिखवा भी दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चलता कि आखिर होती क्या है। देखो मैं आपको पहले तो बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर करती हूं कि प्यारे बच्चों, मान के चलो ये गांव है, ये एक छोटे छोटे गांव हैं और एक बड़ा गांव है। अब ये जो 3 छोटे छोटे गांव हैं, इनकी क्या हो सकती है? एक पंचायत। इन सब की क्या हो सकती है? एक, क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं। और इसकी क्या होगी? इसकी अकेले की एक पंचायत, क्योंकि बड़ा गांव है। बड़ा क्यों मैम? क्योंकि यहां ज्यादा लोग रहते हैं। ये छोटे छोटे क्यों? क्योंकि यहां कम कम लोग रहते हैं, कम कम एरिया में बने हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है कि गांव में कौन रहते हैं? लोग। अब लोगों में जो गांव है आपके, ये क्या है? गांव। ये तीनों क्या है? गांव है। और ये क्या है? ये अकेला एक गांव है। तो जब गांव बड़ा होता है तो उसकी केवल एक पंचायत, और जब गांव छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे गांव की एक पंचायत। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम हुआ तो 5 भी हो सकते हैं। अब ये जो गांव है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ध्यान से। अब गांव के अंदर कौन रहता है? मैम गांव में बच्चे भी हैं, मैम गांव में महिला भी हैं, और गांव में पुरुष भी हैं। अब इन महिला और पुरुषों में मैम कुछ लोग वृद्ध भी हैं, ओल्ड भी हैं। तो क्या ये सारे ग्राम सभा हैं? नहीं, हम इन सबको ग्राम सभा नहीं कहेंगे। हम किसको कहेंगे? इन गांव के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों में जो लोग 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, और दूसरी, और जिनका नाम मतदाता सूची में है, मतदाता सूची में है, उन सबको क्या कहेंगे? ग्राम सभा। यानी ऐसी सभा, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो आपका उन लोगों का होता है जिन्हें पंचायत के इलेक्शन में मतदान का अधिकार है। और मतदान कौन कर सकता है? मैम जिसका नाम मतदाता सूची, इलेक्टोरल लिस्ट में है। क्योंकि बच्चे भी गांव में रहते हैं, तो बच्चे तो वोट नहीं करते, तो वो ग्राम सभा नहीं है। ग्राम सभा केवल उन्हीं लोगों को कहते हैं जो गांव में पंचायत में वोटिंग करते हैं। तो क्या आपको ग्राम सभा समझ में आ गई प्यारे बच्चे? अगर आ गई है तो कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी और कल सुप्रीम कोर्ट शुरू करूंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो कल सिलेबस खत्म, और कल नहीं हुआ तो परसों तो हर हालत में खत्म। टारगेट मेरा कल का ही था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कल खत्म हो पाएगा, क्योंकि अभी चैप्टर बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हाई कोर्ट बाकी है, और आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चैप्टर भी आपका बाकी है। कल नहीं हुआ तो परसों तो बेटा हर हालत में खत्म होगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आ गया है, तो प्लीज स्माइली करके जरूर जाइएगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।